टेक्निकल के लिए जो आप एक सोर्स ऑफ स्टडी लेते थे वो अभी भी आपके 2017 के नोट्स जी जी, ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है सर। मैंने जब भी तैयारी शुरू की, बीच में तैयारी छूट भी जाती थी, तो सबसे हैं? पहले अपने नोट्स उठाता था मैं डीजी के। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेड इजी टॉपर स्टॉक सेशन। आज हमारे साथ में एक बहुत ही यूनिक टॉपर है, मिस्टर प्रियदर्शन दुबे। ही बिलोंग्स फ्रॉम भोपाल, राधा रमन कॉलेज भोपाल से इन्होंने अपना इंजीनियरिंग किया है। 2017 में इन्होंने मेडिसी किया था, मेडिसी भोपाल ऑफलाइन सेंटर से इन्होंने कोचिंग किया था। उसके बाद इनका सबसे पहला एसएससी जेई का एग्जाम निकला और वो शुरुआत के 8-9 महीने इन्होंने बीआरओ में काम किया। उसके बाद इनका जेपीएससी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन से इनका एग्जाम निकला और उसके बाद से ये पिछले 3 साढ़े 3 साल से ही इज वर्किंग इन द इरिगेशन डिपार्टमेंट ऑफ झारखंड पीएससी इन वैद्यनाथ धाम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर प्रियदर्शन फॉर योर वेरी नाइस जर्नी। तो सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने इतने समय से काम करने के बाद भी लगे रहे अपने एमपीपीएससी के लिए और आज आपने हासिल कर लिए एमपीपीएससी में रैंक नंबर 2। तो मुझे जी जी, आपकी पूरी धन्यवाद। जर्नी के बारे में जानना है कि मतलब एसएससी जेई में जब आपका सिलेक्शन हुआ उसके बावजूद भी आप लगे रहे थे एग्जाम में और अभी आप जेपीएससी में ऑलरेडी आप कार्यरत हैं, उसके बावजूद भी एमपीपीएससी कैसे, मतलब किस तरह से आपने अपनी पढ़ाई को मैनेज किया और आज आपकी रैंक 2 है? जी सर। जी धन्यवाद हम्म। सर। सर, जब तैयारी मैंने शुरू की थी तो उस समय ही सोचा था, ऐसा मन में भाव था कि मध्य प्रदेश में अगर सेवाएं दूंगा तो सेवाओं के साथ साथ जो घर और माता पिता के प्रति मेरे कर्तव्य हैं उनका भी हम्म। निर्वहन बहुत अच्छे से। और जब हम्म। तैयारी करते हैं, समय बीतता है तो लगता है कैसे भी अब कहीं भी नौकरी मिल जाए पहले। हम्म। तो एसएससी जेई का एग्जाम मैंने उस समय दिया था 2020 में। हम्म। उसमें भी दूसरी बार में मेरा चयन हुआ था जिसमें बीआरओ डिपार्टमेंट मिला। उसी के हम्म। साथ साथ मैं झारखंड पीएससी के भी एग्जाम दे रहा था। हम्म। क्योंकि उस समय एमपीपीएससी में सर भर्ती नहीं आ रही थी। तो 17 में आप पास आउट मतलब तो हुआ था। दूसरे स्टेट के एग्जाम आप दे रहे थे इसीलिए? जी 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 सर। हम्म। तो बीआरओ में 6 से 8 महीने सेवाएं देने के बाद झारखंड पीएससी में चयन हुआ सर। वहाँ प्री हम्म। मेंस इंटरव्यू 3 चरण होते हैं वहाँ पर। अच्छा। जी जी, मेंस के भी काफी लंबे 4 दिन एग्जाम वहाँ पर चले थे। ओके। तो जी जी सर। तो सर उसमें चयन हुआ। बीआरओ के बाद झारखंड में मेरा सिलेक्शन हुआ और इरिगेशन विभाग में 3 साल से सर कार्यरत हूँ मैं झारखंड में। तो और आप ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एग्जाम का पड़ाव पार कर चुके हैं जिसमें आप बोल रहे हो कि प्री मेंस था, मेंस भी 4 स्टेजेस में था, इंटरव्यू भी था। उसके बाद अभी आपका एमपीपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, तो इसका क्या प्रोसेस था, प्री मेंस और इंटरव्यू या केवल किस किस तरह का प्रोसेस था उसका? एमपीपीएससी में सर प्री और इंटरव्यू सिर्फ 2 स्टेजेस हैं अभी। इसमें अच्छा, प्री मेंस का ऑब्जेक्टिव स्टेज है। नहीं था। जी जी। झारखंड में तो मेंस रिटन एग्जाम भी हुए थे। जी हम्म। जी। एसएससी में भी मेंस होता था रिटन उस समय। हम्म। अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया एसएससी में। तो तो इसमें एमपीपीएससी में आपका प्री प्लस इंटरव्यू करके फाइनल आपका सिलेक्शन हुआ है, जी रैंक जी जी। आपकी 2 आई है। तो आपके इंटरव्यू का एक्सपीरियंस एमपीपीएससी का कैसा रहा है? उन्होंने आपको मैक्सिमम सिंचाई विभाग से रिलेटेड चीजें पूछी या फिर एक बेसिक एक सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट मानते हुए उन्होंने आपको कैरी फॉरवर्ड किया, किस तरह का आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा? जी जी। सर, ये मेरा तीसरी बार इंटरव्यू था एमपीपीएससी में। अच्छा। और जो इस बार का मेरा अनुभव ये है कि मैं मूलतः दमोह जिले का रहवासी हूँ सर। दमोह ओके, मध्य दमोह जिले प्रदेश से में हैं, हाँ। बुंदेलखंड में एक जिला है। हम्म। और इसके बाद सर कॉमन कुछ सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी चीजें पूछी गई मुझसे, जो हमारे देश में मुख्य स्टैच्यू है, जैसे हम्म। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, वननेस, इन सब के बारे हम्म। में। इनके हम्म। डिजाइन स्ट्रक्चर्स क्या कैसे हैं, अच्छा। कैसे उनको डिजाइन किया गया, जैसे अर्थक्वेक रेजिस्टेंस है। स्टैच्यू हम्म। ऑफ यूनिटी की बात करें जो गुजरात में है, श्री हम्म। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। जी। तो उसके बारे में सर कुछ करंट से रिलेटेड मुद्दे मुझसे पूछे गए। जैसे हम्म। उसी समय एक वंदे भारत ट्रेन चली थी, जो कि हम्म। पहली वंदे भारत थी जो स्लीपर जिसमें कोचेस थे उपलब्ध थे। हम्म। हम्म। जी जी, हम्म। ऐसे ही बुलेट ट्रेन के विषय में भी थोड़ा सा पूछा गया। और हम्म। इसके बाद सर सॉइल मैकेनिक्स और इरिगेशन में मुझसे मेन पूछा गया। हम्म। और मैं जो हम्म। वहां पे काम कर रहा हूँ, तो हमारे यहाँ हम्म। डैम है सर, तो डैम से रिलेटेड काफी सारी चीजें मुझसे पूछी गई थी। तो आप जो काम कर रहे हैं वो डैम डैम का कंस्ट्रक्शन है या फिर ऑलरेडी वर्किंग डैम है? सर, मैं जब पहुंचा था तो लगभग काम कंप्लीट पे था। कुछ काम हम्म। बचा था, तो मेरी पोस्टिंग वहां पे क्वालिटी कंट्रोल में है। अच्छा। पूरे संभाग के अंदर लगभग 5 से 6 जिले हैं, तो वहाँ की क्वालिटी, जो भी गुणवत्ता कार्य हैं, जो भी हम्म। मटेरियल यूज होते हैं, उनकी हम लोग क्वालिटी चेक करते अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो प्रियदर्शन,
काफी आपकी लंबी जर्नी रही, लेकिन आपने जैसा बोला कि मेरे को एमपीपीएससी में आना था क्योंकि आपके अपने कर्तव्य हैं माता पिता के प्रति और आपको अपने स्टेट से लगाव भी है, तो आप उसके पीछे लगे रहे। जो लर्निंग है वो ये है कि ही इज फ्रॉम अ टिपिकल प्राइवेट कॉलेज। तो एक तो कई लोग के दिमाग में रहता है कि हमारा मतलब सक्सेस मतलब एनआईटी आईआईटी। नो डाउट एनआईटी आईआईटी स्टूडेंट डिजर्व द सक्सेस, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी और कॉलेज से भी अगर आप आते हैं और अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहेंगे, जैसे प्रियदर्शन लगे रहे, इन्होंने 2020 के पहले पहले ही एसएससी क्लियर कर लिया। फिर जेपीएससी का एग्जाम जो एमपीपीएससी के गुना आई थिंक कम से कम 7 से 8 गुना डिफिकल्ट है, 7 से 8 गुना उसकी स्टेजेस है, वो इन्होंने क्रॉस ओवर कर ली। और उसके बाद इनकी स्टेट में आने की इच्छा ने इनको एमपीपीएससी दिलाते रहे और बोल रहे हैं कि तीसरी बार में इंटरव्यू भी क्लियर हो गया। तो देखो, लगे रहने से कहीं ना कहीं आप अपने सक्सेस पे पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि 2017 से अब तक ये खाली बैठे, ही इज ऑलरेडी इन द गवर्नमेंट जॉब एंड दैट टू इन अ वेरी नाइस गुड पोजीशन। आई थिंक इक्विवेलेंट पोजीशन पे होंगे अभी आप, जी जी प्रियदर्शन। जी जी हाँ, तो अभी उल्टा एक तरह से देखा जाए तो आपकी सीनियरिटी में तो कमी हो रही है, लेकिन जी। ठीक है, आप अपने स्टेट में आ रहे हैं तो आपका जो इच्छा है वो पूरा हो रहा है। अच्छा, आपने कभी इस पूरे दरमियान यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह के बारे में सोचा? नहीं सर, उतना फोकस तो नहीं था। अब जैसे कुछ दिन से सोच रहा था, तो फिर अब एज लिमिट वगैरह भी जो चीजें हैं अब तो खैर कि आ गई होगी रिजल्ट। हाँ। हाँ, मेन पर ये था कि घर के पास रहना, एमपी में सेवाएं देना है, हम्म। तो अच्छा, उस तो हिसाब एक से। चीज स्टूडेंट जो कई सर हमारे जो क्लास में आते हैं वो डाउट करते हैं, क्योंकि जो हमारा जैसे ओरिएंटेशन रहता है, जो जो डेडिकेटेड मेडिसिन के स्टैंडर्ड जो बैच होते हैं वो यूपीएससी ओरिएंटेड रहते हैं। अब उस दरमियान किसी को एमपीपीएससी की तैयारी करनी है, बीच में उसको समय निकालना है अपने नॉन टेक पढ़ने के लिए, जो भी आपके एमपी का जीएस वगैरह होता है, जी उसके लिए मतलब आपका क्या स्ट्रेटेजी रहता था? आप तो खैर जॉब में थे, तो आपने जॉब के साथ कैसे टाइम निकाला, वो भी आप हमें प्रकाशित कर सकते हैं उसके बारे जी जी सर, चूंकि मैं लगातार एमपीपीएससी के लिए तैयारी कर ही रहा था, और में। जॉब के बाद मुझे जो भी समय मिलता था, मैं उसमें पढ़ाई करता था, या फिर कुछ हम्म। दिन बीच में मैं छुट्टी भी लेता था अपने जॉब के बीच में। तो हम्म। टेक्निकल तो सर देखिए सेम है, जो बच्चा हाँ, इंजीनियरिंग टेक्निकल सर्विस बिल्कुल। की प्रिपरेशन कर रहा है तो लगभग टेक्निकल उसका अच्छे से तैयार हो जाता है। एक दो बिल्कुल सही बात। सब्जेक्ट का वेटेज, जैसे थोड़ा सा वेटेज कुछ बढ़ जाता है एमपीपीएससी में। हम्म। और नॉन टेक जो है सर, तो एमपीजी के उसके बाद आईसीटी और कुछ करंट अफेयर्स आता है। अच्छा। उसके लिए कुछ बुक्स हैं, उसको अगर बच्चा अच्छे से पढ़ेगा, लगातार उसी को रीडिंग करेंगे, तो तो आप उसमें से मतलब पिछले 3 साल से जैसे एमपीपीएससी दे रहे, तो आप कंटिन्यूअसली वो नॉन टेक वाले पोर्शन को कंटिन्यूस रिवीजन में लेके आते थे? बीच में छूट जाता था सर। हम्म। जैसे फिर वैकेंसी आती थी तो फिर से तैयारी शुरू कर देते थे, बीच में कुछ हम्म। समय के लिए छूटा भी। हाँ, बट आपके लगातार प्रयास ने आज आपको यहाँ तक पहुंचा दिया कि आप वो जहाँ हैं वहां तो आप अच्छी पोजीशन पे हैं ही, और अब आप अपने घर के पास भी एक बहुत अच्छी पोजीशन पे रह गए। तो प्रियदर्शन, आप अपनी तरफ से सभी मेडिसी एस्पिरेंट को जो अभी करंट में है, जो आगे एमपीपीएससी टारगेट कर रहे हो, या जैसे किसी और स्टेट को भी अगर टारगेट करते हो, क्योंकि किसी और स्टेट में अगर हम एग्जाम देते हैं तो जनरली हम जनरल कैटेगरी में ही काउंट होते हैं, मतलब चाहे किसी भी कैटेगरी से जी बिलोंग करते हैं। जी तो उस परसेप्शन में आपको क्या लगता है, मतलब कि क्या हमें दूसरे स्टेट को उतने ही डेडिकेटेड से प्रिपरेशन करना चाहिए, या किस तरह से बाइफरकेशन करना चाहिए? सर, वो डिपेंड करता है आप कितना टाइम हो रहा है। मान लीजिए अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं आ रही, हम्म। फिर तो आप ट्राई करेंगे ही दूसरे स्टेट के लिए भी। हम्म। तो उसको भी पूरी शिद्दत से आप दीजिए, क्योंकि टेक्निकल तो लगभग सेम है। हम्म। थोड़ा बहुत 10% 5% अंतर अगर हो जाए तो बात अलग है। हम्म। टेक्निकल सेम है, थोड़ा सा नॉन टेक पे बस फोकस करना होता है। हम्म। वो मेरे हिसाब से आप कर सकते हैं अच्छे से। जैसे अभी कुछ यूपी का और? एग्जाम, हाँ, यूपी का एग्जाम था अभी। काफी बच्चों का प्री निकला है, उसमें मेंस में भी अच्छे हम्म। मार्क्स आ रहे हैं, और वहां पे हम्म। सच यूपी का नॉन टेक नहीं पूछा जाता। अच्छा। कॉमन जीएस जो रहता है, तो जीएस इंडियन लेवल रहता पे है। पूरा। और एमपी में एमपी का स्पेसिफिक जीएस पूछा जाता है। ओके। तो मतलब जो इंसान एमपीपीएससी को टारगेट कर रहा है वो अपने कोर्स करिकुलम के साथ में पर डे या पर वीक अपने दिमाग में 1-2 घंटे का टाइम जो है एमपीपीएससी को शुरुआत से डेडिकेटेड अगर वो देता रहेगा, तो एग्जाम से पहले कभी भी उसको ये नहीं लगेगा कि मेरी एमपीपीएससी की तो कोई तैयारी नहीं, क्योंकि जी टेक्निकल जैसा आपने बताया ऑलमोस्ट सेम है। ले देखिए जो पीछे का नॉन टेक पोर्शन रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि आप चाहे किसी भी कोर्स में एनरोल करें, आप चाहे कुछ भी पढ़ रहे हैं, अगर आपका टारगेट ऐसा कोई पर्टिकुलर स्टेट पीएससी अगर है, तो उसके रिगार्डिंग जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो होता है, जो आपको प्रिपेयर करना होता है, जैसे उन्होंने बताया 10-20% एक्स्ट्रा होता है, तो उसको आप शुरुआत से ही अपने शेड्यूलिंग में लाके रहिए। जैसे
इन्होंने अपने जॉब के साथ में, टेक्निकल तो चल ही रहा था, लेकिन नॉन टेक को इन्होंने कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन करते रहे, तो कभी भी इनको दिक्कत नहीं। इंटरव्यू देखो आप, मैंने सबसे पहले इसीलिए इंटरव्यू के बारे में पूछा, क्योंकि ही वॉज ऑलरेडी इन द जॉब, ही इज ऑलरेडी इन द जॉब, तो जॉब से रिलेटेड तो था ही, उसके अलावा इनको इंटरव्यू में जो सिविल इंजीनियरिंग के करंट जो अच्छे स्ट्रक्चर्स बने हैं उनकी टेक्निकलिटी के बारे में पूछा। तो इट्स नॉट अबाउट कि आप केवल और केवल, अगर एक्सपीरियंस है तो केवल एक्सपीरियंस के बेस पे ही बात होती है। दे कैन स्टार्ट यू विथ एज अ फ्रेशर। जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का जो क्वेश्चन है, तो वो आप देख रहे हो कि वो क्वेश्चन आपको एज अ फ्रेशर भी पूछा जा सकता है, एज अ एक्सपीरियंस भी पूछा जा सकता है। लेकिन जो इरिगेशन रिगार्डिंग इनको जो बातें पूछी गई होगी, हो सकता है वो अबाउ देन थ्योरेटिकल नॉलेज होगी, क्योंकि आप वहां पे डैम पे ऑन द साइड वर्क करते हैं, तो हो सकता है कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स के बारे में भी बात हुई होगी। तो प्रियदर्शन, आप स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे, whoever is planning for his future, bright future in MPPSC or any kind of PSC? मेरी तरफ से तो सर अब यही सुझाव है कि कोई शॉर्टकट तो होती नहीं है, कोई की तो बिल्कुल। है नहीं कि आपने चाबी घुमा दी और चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया। नहीं तो नहीं, बस पूरा निरंतरता, लॉन्ग प्रोसेस है। कंसिस्टेंसी सर, एक 100 मीटर की रेस नहीं है तो मैराथन है, जहाँ स्ट्रेंथ और हमारी स्टेमिना दोनों का चेक होता है। तो और बस लगे पेशेंस। रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ेंगे तो चयन हो जाएगा। और लगे रहने के साथ सर मेरा एक और ये सुझाव है कि थोड़ा-सा अपनी गलतियों को बीच-बीच में पहचान के उस पे सुधार कीजिए। लगातार बिल्कुल। जैसे हम टेस्ट सीरीज़ लगाते रहें तो कहाँ गलतियाँ हो रही हैं? पढ़ाई में या फिर हमारी स्ट्रैटेजी में कहीं गलती है। कई बच्चे आजकल सिर्फ़ मोबाइल से पढ़ते हैं सर, सही बात है। सिर्फ़ ऑनलाइन है। तो थोड़ा-सा बुक्स पे भी ध्यान दीजिए। बिल्कुल कहाँ सही कह रहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स में चूक हो रही है या फिर कहाँ पर आप टेस्ट कम लगा पा रहे हैं। तो लगे हैं। रहने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ लगे हैं उसमें, धीरे-धीरे खुद पे इम्प्रूवमेंट खुद पे करते काम रहना है। करते रहना चाहिए। सुधार करते रहेंगे तो फिर सिलेक्शन होगा सर। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, मेरे मित्रगण भी, बिल्कुल। जो जिनका चयन आज हुआ किसी न किसी सर्विसेज़ में हैं जो। आप पीडब्ल्यूडी में जाएंगे, क्योंकि आपकी तो एआर टू आई है, तो डेफिनेटली। अच्छा, जी। ये बताइए, एक और मेरे को क्यूरियोसिटी आई, जैसे अभी तक आप पढ़ रहे थे, तो जो टेक्निकल के लिए जो आप एक सोर्स ऑफ स्टडी लेते थे, वो अभी भी आपके 2017 के नोट्स, जी एक सर, मेरे बेस सोर्स नोट्स। ऑफ स्टडी? जी, जी, ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है सर। मैंने जब भी तैयारी शुरू की, बीच में तैयारी छूट भी जाती थी, तो सबसे हाँ, पहले अपने नोट्स उठाता था मेडिजी के। कई बिल्कुल बच्चे नहीं बिल्कुल। भी उठाते, लेकिन मैं हम्म, सबसे पहले नोट्स, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स, उसके बाद क्योंकि और जो भी क्वेश्चन्स हैं। 2017 में जो ऑफलाइन सेंटर में आपके दिमाग में जो चीज भर दी गई, वो आज तक चलती रहती है दिमाग के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल, उसको मैं कई बार वो नोट्स मतलब क्योंकि वही आपके लिए तो मेन। मेन किताब जो है, वो एक तरह से अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की बात करें, तो फर्स्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मतलब वही है जो नोट्स में है। उसके बाद आपका पहले जो तो भी, जो 10 किताबें आप पढ़ो कुछ भी, लेकिन द वेरी फर्स्ट इज द नोट्स विच यू हैव जी, जी, प्रिपेयर्ड वो बाय योर नोट्स ही हैंड हैं इन द सर। क्लास। और नो डाउट जो मेडिजी सर है, वो हमें कंसिस्टेंसी के साथ डिसिप्लिन भी सिखाता है, बिल्कुल। पढ़ाई करने के लिए। जी, जी। डिसिप्लिन भी बन जाता है कि रोज़ इतने घंटे आप बैठ रहे हैं, तो वो बैठने की भी आदत भी हो जाती है पढ़ाई की। बिल्कुल सही बात आपने बोली, ये तो हम क्लास में बोलते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में जब आप 6 से 7 घंटा बैठ जाते हैं ना, तो वो लोगों को लगता है कि लॉन्ग क्लास हो रही है, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी सिटिंग कैपेबिलिटी भी बढ़ जाती है। दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। सर, और बिल्कुल। आप आज तक उस चीज को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्लास के बाद भी बैठने की आदत है, तो ड्यूरिंग द जॉब आप अपना काम करते हैं, जॉब के बाद आप अपना पढ़ाई अभी तक कर रहे हैं, 2017 से लेके अभी 25-26 आ गया, तो इट्स बीन 10 years जर्नी। तो उसमें आप अभी तक आपने अपनी पढ़ाई छोड़ी नहीं, कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली करते रहे। जस्ट दैट 10 years old notes, दैट्स अ वेरी ग्रेट जी, सक्सेस, व्हाट आई ये कैन से। मेडिजी का बहुत बड़ा योगदान है सर मेरी सफलता में। माता-पिता बिल्कुल। और उनका तो योगदान है ही सर्वप्रथम, उसके बाद जो बिल्कुल। भी शिक्षक हैं मेडिजी, क्योंकि मैं सर बहुत एवरेज छात्र था पढ़ने में। हम्म। कोई मेरी बहुत ज़्यादा पढ़ाई में ऐसी रुचि नहीं रहती थी। सामाजिक हम्म। कार्यों में ज़्यादा मेरी रुचि रहती थी। अच्छा। और मेडिजी में जहाँ से जॉइन किया था, तो वहाँ से पढ़ाई करने की, बैठने की टेंडेंसी, वो सारी चीज़ें डेवलप हुई मुझ में। एक जो ऑफलाइन क्लास का जो डेकोरम होता है, वो ही आपको पढ़ाने पे मजबूर कर देता है, जी, जी। कि ये सब कर रहे हैं, तो वो एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने सही बोला, ऑल द टाइम मोबाइल देखने से इट विल नॉट वर्क। जी, जी, बिल्कुल सर। चलो तो प्रियदर्शन, आपने स्ट्रेटेजी भी बताई, आपने कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी बताए, और आपने अपनी इतनी पुरानी जो मेडिसिन की यादें थी उसको अब तक ताजा रखा, हम भी उसके लिए आपके लिए सर, थैंकफुल रहेंगे।
The entire Medici team is also thankful to you and for giving us a very nice rank, for जी, जी, giving us the थैंक यू सो result. मच सर। कुछ एक पंक्तियाँ हैं, मैं बच्चों के जो बिल्कुल, भी श्योर, श्योर, श्योर. बच्चे क्या मेरे दोस्त हैं सब, दोस्त जो भी हैं, बिल्कुल तैयारी सही कर बात रहे हैं है. उनके समक्ष हुँ. में रख देता हूँ कि जी, बिल्कुल, चाहता तो बिल्कुल. बच सकता था, हुँ. अगर चाहता तो बच सकता था, लेकिन जो बचेगा वह कैसे रचेगा? क्या बात है! पहले मैं बहुत झुलसा, ज़बरदस्त. फिर धधका, फिर चटकने लगा। अच्छा. चाहता तो करा सकता था, जो कराहेगा वो वह कैसे निभाएगा? ना क्या यह बात! उत्सर्ग था, ना शहादत थी, ना आत्मपीड़न था। चाहता तो किसी के मत्थे मढ़ सकता था, लेकिन जो अब मढ़ेगा वह कैसे गढ़ेगा? क्या बात! ये बहुत सब बढ़िया. कुछ पंक्तियाँ हैं श्रीकांत वर्मा जी की। बहुत इसी अच्छी को मन बात में है. लेके बच्चे तैयारी करें और बिल्कुल सही बहुत बात है. अच्छा रुक हो। इस पूरा कंक्लूजन ऑफ ऑल दीज लाइन्स आर कि अगर आप बीच में रुक गए कभी भी, आपने अपनी चाहत जी, को रोक दिया, तो वहीं जी। से बिल्कुल, बिल्कुल जी, आपने जी, बढ़िया बहुत से अच्छी सब पढ़ाई करें और बहुत भगवान अच्छी बात पे है. भरोसा रखें, सब मंगलमय होगा। बिल्कुल, बिल्कुल. अ, चलो. प्रणाम। प्रियदर्शन, थैंक यू सो मच. प्रणाम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर. अब मैं चाहूंगा कि आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की भी ट्राई करें. अब अगर आप एज लिमिट में अगर आते हैं या अगर आपका कुछ भी इच्छा है, नहीं तो एमपीपीएससी के भी जो सर्विसेज होते हैं, पीएससी सर्विसेज, उसमें भी आप ट्राई कर सकते हैं. आप जी, जी, काफी ज़रूर। ज्यादा लिंक्ड है पढ़ाई के साथ में, डेडिकेटेड भी है. तो विश ऑल द बेस्ट एंड कॉन्ग्रेचुलेशन टू एंटायर योर फैमिली. थैंक यू सो मच। थैंक यू.